गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। नई इस लेक्चर सीरीज़ में लॉ ऑफ टॉर्ट्स में सभी आपका वेलकम है। कल जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लिक्विडेटेड डैमेजेस अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स को डिटरमाइन करना, या एक कोई एक्ट है या ओमिशन है वो टॉर्ट है भी कि नहीं उसको डिटरमाइन करना कितना मुश्किल है, एक वो चीज़ देखी थी। और उसके बाद एग्जाम्पल्स देखे थे, वेरियस एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझने की कोशिश करी थी कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है और उसमें डैमेजेस किस तरह से देते हैं, जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वाला जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है और कोर्ट किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखता है, ये देखते हुए कि डैमेजेस किस तरह से देने हैं। तो आज हम क्लास शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ लीगल रेमेडीज से, जिसमें फर्स्ट लीगल रेमेडी है डैमेजेस। तो डैमेजेस इस कॉम्पनसेशन जो हम पे करते हैं, हमने अगर अपनी लीगल ड्यूटी नहीं निभाई है और उससे दूसरे को किसी को डैमेज हो गया है, किसी को सिविल इंजरी हो गई, किसी को लीगल इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से हमें उन्हें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस। डैमेजेस का ये मतलब है। इंजंक्शन एंड स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो हम पढ़ेंगे आगे वाले स्लाइड्स में, अगर टाइम होगा तो, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स है। बट अभी के लिए अगर जानना है तो इंजंक्शन जो है, इंजंक्शन होता है स्टॉपिंग समवन फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग। अगर वो चीज़ किसी को परेशान कर रही है, जैसे लाउड म्यूजिक प्ले करना, तो आप कोर्ट से एक इंजंक्शन ऑर्डर लेके आ सकते हो अगेंस्ट दैट पर्सन जो कि लाउड म्यूजिक प्ले कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल हो गया इंजंक्शन का। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टी को सूद समेत लौटा देना। अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी अनलॉफुल मीन से अक्वायर कर रखी है, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो उनको आपको रेस्टिट्यूट करनी पड़ेगी, रीस्टोर करनी पड़ेगी। इसका ये मतलब है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले डैमेजेस, डैमेजेस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो पहले उसको अपन कवर करते हैं, उसको अपन इन डेप्थ में एनालाइज करते हैं कि क्या क्या है, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स पे चलेंगे। तो डैमेजेस या लीगल डैमेजेस वो अमाउंट है जो हम पे करते हैं अग्रीव्ड पार्टी को। यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म आया है अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी का हम यहाँ पे मीनिंग लिखते हैं। अ पार्टी whose right has been violated। तो एक पार्टी जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, अ पार्टी हुज राइट हैज बीन वायलेटेड, उसको लॉ की भाषा में अग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं। इनको अपन एक साधारण भाषा में विक्टिम भी बोल सकते हैं, जिनको नुकसान पहुंचा है। तो विक्टिम को जो नुकसान पहुंचा है किसी की लीगल ड्यूटी ब्रीच करने की वजह से, उनको हमें कॉम्पनसेशन देना पड़ता है डैमेजेस की फॉर्म में। डैमेजेस की फॉर्म में कॉम्पनसेशन देना पड़ता है ताकि हम उनकी पोजीशन को रीस्टोर कर सकें। जो टॉर्ट कमिट होने से पहले जो उनकी पोजीशन थी, उस पोजीशन में हम वापस लाने की उनको कोशिश करेंगे। कोर्ट ये करता है। ये सेम चीज इसमें बोली जा रही है। दे आर पेड टू द प्लेंटिफ टू हेल्प देम रिकवर द लॉस दे हैव सफर्ड। और डैमेजेस प्राइमरी रेमेडी होती है, ये सेकेंडरी या उसके बाद की नहीं होती है। प्राइमरी रेमेडी इन द सेंस दैट डैमेजेस पहली रेमेडी हुई, उसके बाद सेकेंड रेमेडी हुई जो हमने पहले देखा था, इंजंक्शन हुआ, और जो तीसरी रेमेडी जो हमने देखी है वो स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है। तो अभी हम सिर्फ डैमेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। द फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाइड टू द असेसमेंट ऑफ एन अवार्ड। यहाँ पर एक और टेक्निकल टर्म आया, एक और लीगल टर्म आया, अवार्ड। यहाँ पर अवार्ड किसी प्राइज की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अवार्ड का, यहाँ पर अगर हम मतलब देखेंगे तो वो होता है, ये कोर्ट जो अवार्ड पास करता है, इसका मतलब है फाइनल डिसीजन और ऑर्डर।
तो कोर्ट ने जो फाइनली डिसाइड किया है, कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, उसको लीगल लैंग्वेज में हम अवार्ड बोलते हैं। तो अवार्ड यहाँ पे कोई प्राइज नहीं है, अवार्ड यहाँ पे कोई इनाम नहीं है, अवार्ड यहाँ पे फाइनल डिसीजन और ऑर्डर है जो कोर्ट ने पास किया है कि कितना डैमेजेस एक पार्टी को देना चाहिए अगर एक टॉर्ट कमिट हुआ है तो, और उनको क्लेमेंट को फुली कॉम्पनसेट कर रहे हैं उनका जो भी लॉस है उसके लिए। द क्लेमेंट शुड बी फुली कॉम्पनसेटेड फॉर हिज लॉस। आई होप इस स्लाइड में कोई डाउट नहीं होगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नॉमिनल डैमेजेस। तो फर्स्ट डैमेजेस की हम अगर बात करें टाइप्स ऑफ डैमेजेस में, तो फर्स्ट टाइप ऑफ डैमेजेस जो होते हैं वो नॉमिनल डैमेजेस होते हैं। अब एक टर्म जो देखा है नॉमिनल, इसका लिटरल मीनिंग हम लिख लेते हैं। यहां पे मैंने लिखा है नेम सेक। नेम सेक मतलब नाम मात्र। तो जस्ट फॉर द नेम सेक अगर कोई डैमेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं कोर्ट के द्वारा, तो उन्हें हम नॉमिनल डैमेजेस बोलते हैं। अब इसके लिए हम डेफिनेशन पे जाते हैं। हम nominal damages are those in which even though the plaintiff has suffered a legal injury at the hands of the defendant, there is no actual loss suffered by him. अब यहाँ पे प्लेंटिफ को इंजरी तो हुई है, बट उसको कोई सब्सटैंशियल लॉस नहीं हुआ है उस इंजरी की वजह से। उसका लीगल राइट तो वायलेट हुआ है प्लेंटिफ का, लेकिन उनको इतना सब्सटैंशियल लॉस नहीं हुआ है जिसकी वजह से उनको एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ डैमेजेस प्रोवाइड किया जा सके। तो यहाँ पे कोर्ट रिकग्नाइज तो करता है, कोर्ट रिकग्नाइजेस द वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ द प्लेंटिफ, बट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस इज सो नॉमिनल और लो बिकॉज ऑफ द एक्चुअल लॉस टू द प्लेंटिफ। क्योंकि एक्चुअल लॉस इस एग्जाम्पल में, या ये जो नॉमिनल डैमेजेस का जो हमने लिया है, उसमें जो डैमेजेस का जो अमाउंट, जो लॉस जो हो रहा है प्लेंटिफ को, वो इतना कम है कि लीगल राइट तो उनका वायलेट हो रहा है, लीगल इंजरी तो उनको हो रही है, लेकिन लेकिन जो लॉस जो है सफर हो रहा है, एक टेंजिबल लॉस अगर हम बोलें इसको, टेंजिबल लॉस का मतलब होता है लॉस जो जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है इन मॉनेटरी टर्म्स। तो अगर टेंजिबल लॉस होता है तो उसको मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करना इजी है, बट अगर लॉस जो हो रहा है वो इनटेंजिबल लॉस है, नॉन टेंजिबल लॉस है, तो उसको कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो इस केस में कोर्ट कैसे फाइंड आउट करेगा कि नॉमिनल डैमेजेस क्या होने चाहिए? अब इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। कॉन्स्टेंटाइन वर्सेस इंपीरियल लंदन होटल्स लिमिटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है। आप जब लॉ स्कूल में जाएंगे तब इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे इस केस को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये हमारे लिए। तो जो प्लेंटिफ थे वो एक क्रिकेटर थे, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के इंटरनेशनल क्रिकेटर, बॉलर थे, वो एक फास्ट बॉलर। और वो डिफेंडेंट की जो होटल है लंदन होटल्स लिमिटेड, वहाँ पर ठहरने के लिए गए थे, बट ही वॉज रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेस। अब इसमें थोड़ा सा बैक स्टोरी में चले जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लेंटिफ जो हैं वो क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज से। उन्होंने पहले से प्री बुकिंग करवाई थी जो डिफेंडेंट की होटल है उसमें, और वो अपनी वाइफ और अपने दो बच्चों के साथ उन्होंने प्री बुकिंग करवाई थी, और उन्हें ये अश्योरेंस दी गई थी होटल द्वारा कि उन्हें पूरी रिस्पेक्ट के साथ वेलकम किया जाएगा, उनको आदर सत्कार के साथ वहाँ पे वेलकम करेंगे उस होटल में। बट एक प्रॉब्लम एक आ गई थी कि उस वो जो होटल था उसमें अमेरिकन आर्मी जो थी, उनकी जो ट्रूप्स थी वो ठहरी हुई थी, और वो सारे वाइट स्किन के थे, वाइट कलर के थे। तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया इस चीज़ पे कि एक कलर्ड इंसान, एक ब्लैक कलर, एक अफ्रीकन ओरिजिन का पर्सन जो है वो नहीं ठहर सकता है होटल में हमारे साथ। तो वो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाली जो बात हो गई, इस वजह से इस बेसिस पर उनको रिजेक्ट कर दिया कि आप नहीं ठहर सकते हो हमारी होटल में, और उसकी वजह से प्लेंटिफ को दूसरी होटल में ठहरना पड़ा।
इस कारण की वजह से, बिकॉज उनका कलर वो सेम नहीं था जो कि अमेरिकन सोल्जर्स का था। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो यहाँ पर प्लेंटिफ ने कोई एक्चुअल टेंजिबल डैमेज सफ़र नहीं किया है। अगर हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में देखना चाहें कि तो कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, तो मॉनेटरी टर्म्स में इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है कि इनको असली में लॉस कितना हुआ है, क्योंकि जो लॉस जो हुआ है वो उनकी रिस्पेक्ट को हुआ है। ये हो सकता है उनके रिस्पेक्ट को हानि पहुंची हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को, उनके सेल्फ एस्टीम को। तो ये जो डैमेज है इसको इसको निर्धारित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इन द केस ब्रॉट बाय हिम, द डिफेंडेंट वाज हेल्ड लाइबल बिकॉज द प्लेंटिव्स लीगल राइट वाज वायलेटेड। तो यहाँ पे एक्चुअल डैमेज तो हो नहीं रहा है, एक्चुअल डैमेज तो हो नहीं रहा है, लेकिन लीगल राइट तो वायलेट हो रहा है प्लेंटिफ का। एक्चुअल डैमेज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम इनको मॉनेटरी कॉम्पनसेशन के रूप में हम इसको एसेस नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। बट लीगल राइट तो उनका वायलेट हुआ ही था। उन्हें एक होटल में ठहरना था, उन्हें प्री अप्रूवल मिला था कि हम आपको पूरी रेस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करेंगे, बट उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया और उन्हें उस होटल से निकलना पड़ा और दूसरी होटल में ठहरना पड़ा। और इसकी वजह से उन्हें इंजरी हुई, लीगल इंजरी। तो डिस्पाइट नो लीगल एक्चुअल डैमेज, डिस्पाइट नो एक्चुअल इंजरी, दे हैड टू पे नॉमिनल डैमेजेस ऑफ 5 गिनीज। उस वक्त की करेंसी में जो 5 गिनीज जो भी होता होगा ये अमाउंट। अब इस केस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, पर्सन जो है कॉन्स्टेंटाइन, वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर जो है, फास्ट बॉलर। ये उस वक्त अपने करियर के ख़त्म होने के बाद ये इन्होंने लॉ करी थी। आफ्टर दैट ही बिकेम अ पॉलिटिशियन, और उसके बाद ये गवर्नमेंट सर्विसेज में गए थे और त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो कंट्री है उसके हाई कमिश्नर थे यूके को लेके। ही वॉज हाई कमिश्नर फ्रॉम त्रिनिदाद टू टोबैगो टू यूके। तो कॉन्स्टेंटाइन आयरॉनिकली, ये आयरॉनिकली किस लिए है, कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट पर्सन थे, फर्स्ट ब्लैक पर्सन, फर्स्ट कलर्ड पर्सन जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम किया था। और इस केस में उनको रिजेक्ट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ इस कलर। तो ये चीज़ कितनी आयरॉनिकल है आप देख ही सकते हैं कि बाद में जाकर इन्होंने एक गवर्नमेंट में बड़ी पोस्ट हासिल करी, हाई कमिश्नर बने त्रिनिदाद एंड टोबैगो के टू यूनाइटेड किंगडम, और पहले पर्सन बने, फर्स्ट ब्लैक पर्सन जिन्होंने रिप्रेजेंट किया ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को, और यूके में वाइट लोगों के साथ काम करने वाले थे वो। नेक्स्ट, एशबी वर्सेस वाइट। ये भी एक बहुत लैंडमार्क केस है जो आप लॉ स्कूल में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, प्लेंटिव जो है एशबी, उनको रोका गया था अपना लीगल राइट जो है वोट करने का, वो एक्सरसाइज करने से। प्लेंटिफ वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम वोटिंग बाय डिफेंडेंट एंड बट ये वाली चीज़ हम आगे देखेंगे। पहली चीज़ यही हो रही है कि लीगल राइट वायलेट हो रहा है जो प्लेंटिफ है उनका, क्योंकि उनको वोट देने का जो राइट था वो उनसे छीना गया था। वो वोट देने के लिए एलिजिबल थे बट उनको वोट नहीं देने दिया गया। बट इस केस के फैक्ट्स में ये हुआ कि प्लेंटिफ जिनको वोट देने जा रहे थे उन्होंने वोट नहीं दिया, तो भी वो पर्सन जीत गया इलेक्शंस। तो डिफेंडेंट ने ये आर्ग्यू किया कि आप हमसे डैमेजेस कैसे डिमांड कर सकते हो जब आप जिसको वोट देने वाले थे आपने भले ही वोट नहीं दिया, बट दैट पर्सन स्टिल वन द इलेक्शंस। द कैंडिडेट फॉर whom द प्लेंटिफ was गोइंग टू वोट स्टिल वन, बट प्लेंटिफ ने सू किया डिफेंडेंट को कि नहीं, भले ही इसमें जो इलेक्शन कैंडिडेट जो था, जो खड़ा हुआ था और जो जीता है, मैं भले ही उसके लिए वोट करने वाला था, लेकिन मेरे पास जो राइट था वो वायलेट हुआ है वोट करने का। और इंडिया में यहाँ पे किस किस में राइट मिला हुआ है इंडिया में, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट और अ लीगल राइट? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आपको मिलता है राइट टू वोट, 1951 का ये एक्ट है
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आपको मिलता है। ये स्टैट्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, राइट टू वोट इंडिया में। तो इस केस में इट वाज हेल्ड दैट even though no actual damage was suffered by the plaintiff, the defendant was still liable for preventing him from exercising his legal right to vote, and thus nominal damages were awarded in this case. Nominal damages नाम मात्र केस, नाम मात्र, जो कि just for the name sake होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कोई टेंजिबल डैमेज नहीं हुआ है जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई कर सकें। तो इसी वजह से यहाँ पे प्लेंटिफ को नॉमिनल डैमेजेस अवॉर्ड किए गए इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में। लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। कंटेम्पचुअस डैमेज, सेकेंड एग्जाम्पल। ये सेकेंड टाइप ऑफ डैमेजेस हैं। सेकेंड टाइप ऑफ डैमेजेस कंटेम्पचुअस डैमेजेस। तो सबसे पहले हम कंटेम्पचुअस जो वर्ड है उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। कंटेम्पचुअस अगर हम लीगल टर्म्स में अगर हम देखें, इसका लिटरल मीनिंग ना देखकर लीगल टर्म्स में अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब है एन एक्ट दैट इज एन एक्ट दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द कोर्ट, या लीगल सिस्टम जो है, जुडिशियल सिस्टम जो है, उसकी तरफ अगर आप डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं, उसको बोलते हैं एक कंटेम्पचुअस एक्ट। कंटेम्पचुअस एक्ट बोलते हैं उसको, और उसी के बेसिस पे कंटेम्पचुअस डैमेजेस मिलते हैं। एन एक्ट दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल टू द कोर्ट। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं कि होता क्या है, इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। यहाँ पे इस डैमेजेस में कोर्ट रिकॉग्नाइज तो करता है कि राइट ऑफ द प्लेंटिफ इज वायलेटेड, बट ये शो करने के लिए कि सूट जो प्लेंटिफ लेकर आए हैं वो इतना ज़्यादा अननेसेसरी था कि उसको नहीं भी लाते तो भी चलता। तो ये चीज़ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कोर्ट एक बहुत ज़्यादा मीगर अमाउंट, एक बहुत ज़्यादा छोटा अमाउंट पे करती है प्लेंटिफ को एज एन अवार्ड, एज डैमेजेस। यहाँ पे लिखा हुआ है द सूट ब्रॉट बाय द प्लेंटिफ इज ऑफ सच ए ट्रिवियल नेचर। वो इतना छोटा है, वो इतना अननेसेसरी था कि उससे लाना ही नहीं चाहिए था आपको कोर्ट में, बट सिर्फ क्योंकि लीगल राइट वायलेट हुआ है प्लेंटिफ का, सिर्फ यही रीजन है जिस वजह से उनको नॉमिनल डैमेजेस, जिस वजह से उनको कंटेम्पचुअस डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो कंटेम्प्ट जो वर्ड यूज है वो कंटेम्प्ट प्लेंटिफ के लिए यूज हुआ है। प्लेंटिफ को केस नहीं लाना चाहिए था, बट क्योंकि प्लेंटिफ केस लेकर आए हैं, प्लेंटिफ का लीगल राइट वायलेट हुआ है, इस वजह से कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोर्ट कोई ना कोई अवार्ड उन्हें दे, जितना भी अमाउंट हो सकता है कॉम्पनसेशन के फॉर्म में, डैमेजेस के फॉर्म में उनको। दैट्स इट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसका एक इलस्ट्रेशन है, एक एग्जाम्पल है। अब ए का डॉग है, वो बी की प्रॉपर्टी में एंटर कर देता है अनलॉफुली ऑब्वियसली, एंड रिलीव्स हिमसेल्फ। यहाँ का एक मतलब आप समझ लेते हो कि यूरिनेट्स, एक एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। तो ए का डॉग है, वो बी की प्रॉपर्टी में चला गया, एंड देन द डॉग यूरिनेट्स इन द बीज प्रॉपर्टी, और बी एक्सीडेंटली उस पर स्टेप कर देते हैं और बहुत डिस्गस्टेड फील करते हैं उस चीज़ से, उनको बहुत अनप्लेजेंट फील होता है इस एक्सपीरियंस से। बी एक्सीडेंटली स्टेप्स ऑन इट एंड इज डिस्गस्टेड, ब्रिंग्स अ सूट अगेंस्ट ए। अब यहाँ पर जो डैमेज जो हुआ है, अगर टेंजिबल डैमेज की बात करें तो बी को बहुत कम हुआ है वो, क्योंकि जस्ट स्टेपिंग ऑन अ यूरिन, स्टेपिंग ऑन अ डॉग्स यूरिन इज नॉट अ बिग थिंग। उसमें इतना कोई डैमेज वाली बात नहीं है कि जिसको आप एक कॉम्पनसेटरी फॉर्म में आप उसको एसेस कर सकें। बट क्योंकि लीगल राइट तो वायलेट हुआ ही है, लीगल राइट यहाँ पे वायलेट हुआ ही है, इस वजह से कोर्ट ने रूल किया बी के फेवर में और उनको डैमेजेस अवार्ड किए। एक बहुत ही छोटा सा मीगर अमाउंट, बहुत बहुत छोटा सा अमाउंट उनको अवार्ड किया, क्योंकि इसमें लीगल राइट तो वायलेट हुआ ही था,
क्योंकि अनलॉफुली डॉग उनकी प्रॉपर्टी में एंटर किया और यूरिनेट किया, और जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई। ही फेल्ट डिसगस्टेड, उन्हें एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका लीगल राइट वायलेट हुआ है। इस वजह से कोर्ट को उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कॉम्पनसेटरी डैमेजेस, ये बहुत कॉमन, सबसे कॉमन इसको मान सकते हैं। कॉम्पनसेटरी डैमेजेस जो है, ये टाइप ऑफ डैमेज जो है, इसमें ये होता है कि प्लेंटिफ को हम रीस्टोर करना चाह रहे हैं उनकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें। awarded to help the plaintiff to reach his original position at which he was before the tort was committed against him। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी थी, डिफेंडेंट ने ब्रीच करी अपनी ड्यूटी और लीगल राइट वायलेट किया प्लेंटिफ का, और जिसकी वजह से प्लेंटिफ को डैमेजेस हुए, प्लेंटिफ को इंजरी हुई, और उसको उसकी भरपाई करने के लिए फिर हमें प्लेंटिफ को अवार्ड करने पड़ेंगे डैमेजेस, इसलिए ताकि वो उस पोजीशन में वापस से रीस्टोर हो जाए, वापस से उसी पोजीशन में आ जाए जहां पर वो पहले थे, उनकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। टॉर्ट कमीशन होने के पहले जिस पोजीशन में थे वो उस पोजीशन में वापस आ जाए। कॉम्पनसेटरी डैमेजेस का ये है मकसद कि रीस्टोर करना पोजीशन प्लेंटिफ की जो पहले थी टॉर्ट कमिट होने के पहले, कॉम्पनसेटरी डैमेजेस का। तो these damages are not awarded to punish the defendant but to restore the plaintiff to his previous situation। ये सेम चीज रीइटरेट हो रही है दूसरे वाले पैरा में भी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इलस्ट्रेशन। अब इसमें ए बी की बाइक लेके जाता है, बोलता है कि मुझे कुछ काम के लिए अपनी बाइक दे दो, मैं वो काम निपटा के बाइक वापस लौटा दूंगा। बट ए बीइंग अ रैश ड्राइवर, उसने बहुत रैशली ड्राइव करी बाइक को और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, और उसकी वजह से एक्सीडेंट होने की वजह से बाइक डैमेज हो गई, बाइक को कुछ डैमेजेस हो गए। ए टेक्स बी's बाइक एंड ड्यू टू हिज रैश ड्राइविंग द बाइक गेट्स डैमेज्ड। यहाँ पर क्योंकि जो डैमेजेस हैं उनको क्वांटिफाई किया जा सकता है, जो बाइक में जो कुछ भी खर्चा आएगा उसको क्वांटिफाई किया जा सकता है मॉनेटरी टर्म्स में। तो here A can be awarded compensatory damages in which the amount for repairing the bike will be payable to A by B so that bike's condition be restored back to its original state। यहाँ पर कोर्ट के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ये क्वांटिफाई करना कि डैमेजेस का जो अमाउंट होगा, क्वांटम ऑफ डैमेजेस होगा वो कितना होगा, क्योंकि बाइक के रिपेयर के जो बिल्स होंगे उनसे ये चीज़ आसानी से पता चल सकता है कि कितना अमाउंट जो लगा है उनके डैमेजेस को रिपेयर करने में, और ये चीज़ वापस से रीस्टोर करी जा सकती है कि बी को वापस से उनकी ओरिजिनल पोजीशन में लिया जा सकता है जहां पे वो पहले थे बिफोर द कमीशन ऑफ द टॉर्ट। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एग्रेवेटेड डैमेजेस। एग्रेवेटेड डैमेजेस फोर्थ एग्जाम्पल हम अगर जिसको बोलें कि ये डैमेजेस का जो फोर्थ एग्जाम्पल है, इसका मतलब होता है एनी एक्ट और सर्कमस्टांस that adds to the injury मतलब इंजरी तो हो ही रही है लेकिन एक एग्रेवेटेड फॉर्म में इंजरी हो रही है, मतलब एक नॉर्मल इंजरी नहीं है, वो एग्रेवेटेड फॉर्म में इंजरी हुई है, नॉर्मल इंजरी से ज़्यादा इंजरी हो रही है, तो उस केस में एग्रेवेटेड डैमेजेस अवॉर्ड किए जाते हैं कोर्ट द्वारा। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। These damages are awarded for the extra harm which is caused to the plaintiff which cannot be compensated by compensatory damages। जो पिछला वाला हमने पढ़ा था compensatory damages, उसमें इन हार्म को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है, इस वजह से एग्रेवेटेड डैमेजेस को दिया जा सकता है।
इट इज़ गिवन फॉर फैक्टर्स सच एज लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर चोट लगी है तो उन केस में दिया जा सकता है। पेन एंड एग्री, दर्द हुआ है किसी को किसी चीज़ के लिए, इस चीज़ को भी क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस अगर हुआ है किसी को किसी के एक्ट की वजह से, उस चीज़ को भी मेजर करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। पेन एंड एगनी हो गया, मेंटल स्ट्रेस हो गया, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम हो गया, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, इन चीज़ों का जो लॉस होता है, सोसाइटी में आपकी इज्जत गिर गई, इन चीज़ों को क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है, कैलकुलेट करना मुश्किल होता है इन मॉनेटरी टर्म्स। तो इन केसेस में एग्रेवेटेड डैमेजेस अवॉर्ड करता है कोर्ट। तो दीज डैमेजेस are therefore additional damages which are awarded to the plaintiff other than the damages awarded for his pecuniary loss। pecuniary का मतलब होता है monetary। जो मॉनेटरी लॉस हुआ है उसके अलावा मॉनेटरी लॉस जो हुआ है वो हम कॉम्पनसेटरी लॉस में दे सकते हैं, उसे कैलकुलेट करना इजी है। लेकिन एग्रेवेटेड डैमेजेस जो हैं उन्हें क्योंकि कैलकुलेट करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आ गई है सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड, एगनी से रिलेटेड, ये सारी बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ें हैं और डिपेंड करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी को ज़्यादा हो सकता है, किसी को कम हो सकता है, तो उनको एक्सेस करना, उनको एसेस करना कि कितना हो सकता है वो इट्स डिफ़िकल्ट। तो ये कोर्ट की डिस्क्रेशन पे डिपेंड करता है कि कैसे उसको कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि कितना सेल्फ एस्टीम, पेन या एगनी की वजह से लॉस हुआ है प्लेंटिफ को। इसी के एग्जाम्पल की ओर चलते हैं अपन। यहाँ पे डेफेमेशन का केस, यहाँ पे डेफेमेशन का एक एग्जाम्पल दे रखा है कि ए ने फॉल्स स्टेटमेंट पास किए हैं बी की तरफ, जिसकी वजह से बी की स्टैंडिंग जो है सोसाइटी में इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड एंड ही इज़ ऑल्सो रेडिक्यूल्ड। उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है लोगों के द्वारा, विच लीड्स टू लूजिंग हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। ये डेफेमेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है जिसमें एक फॉल्स स्टेटमेंट पास किया जा रहा है डिफेंडेंट द्वारा प्लेंटिफ के थ्रू, प्लेंटिफ की तरफ, जिससे प्लेंटिफ की जो इज्जत है, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो सोसाइटी में गिर रही है और उसकी वजह से उनका सेल्फ एस्टीम अफेक्ट हो रहा है, उनका मजाक उड़ रहा है सोसाइटी में और उन्होंने सेल्फ एस्टीम लूज़ किया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ किया है। तो यहाँ पर ऐसे केस में जहाँ पे पर्सन को मेंटल एगनी हुई है, उन्हें स्ट्रेस हुआ है, उन्हें एंग्जाइटी हुई है, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स वो शोकेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोर्ट कैन अवॉर्ड एग्रेवेटेड डैमेजेस फॉर द ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन मतलब शर्मिंदगी, उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है उसकी वजह से, ह्यूमिलिएशन हुई है उसकी वजह से, और लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ हिज सफरिंग विच वॉज कॉज्ड बाय एज एक्ट। तो ऐसे केसेस में डेफेमेशन एक क्लासिक एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें मॉनेटरी कॉम्पनसेशन को क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाती है चीज़ें। तो इन केसेस में आप कौन सा डैमेजेस अवॉर्ड कर सकते हैं? एग्रेवेटेड डैमेजेस। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्यूनिटिव डैमेजेस। प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशमेंट। एग्जेम्पलरी का मतलब होता है टू सेट एन एग्जाम्पल। अब हम अगर इनको पढ़ेंगे, डेफिनेशन को पढ़ेंगे, तो इट वुड बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी है, इन दोनों की डेफिनेशन जो होती है या इनके वर्ड मीनिंग्स जो होते हैं। प्यूनिटिव का मतलब पनिशमेंट और एग्जाम्पलरी का मतलब टू सेट एन एग्जाम्पल। Punitive damages are also known as exemplary damages, and the purpose of these damages is to punish the defendant and to make an example of him so that others are deterred from committing the same act as he did. तो इस केस में जो एग्जेम्पलरी डैमेजेस हैं वो उन केसेस में दिए जाते हैं जिसमें डिफेंडेंट ने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से ऐसा लॉस हुआ है प्लेंटिफ को कि उन्हें एक एग्जाम्पल सेट करना हो कि ये चीज़ वो या तो वापस दोहराए नहीं
या इसी चीज से सिमिलर चीज कोई दूसरा व्यक्ति ना दोहराए। टू सेट एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उनको पनिश किया जा रहा है, पनिशमेंट प्यूनिटिव डैमेजेस पनिश किया जा रहा है, ताकि या वो सेम व्यक्ति उस चीज़ को ना दोहराए वापस से, जो सेम पर्सन है वो वापस से वो टॉट ना करे, और दूसरी चीज़ कोई कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, वो भी डेटर हो जाए, वो भी उससे रेस्ट्रेंट मिल जाए उनको भी, कि वो भी इस तरह का कोई काम ना करे, इस तरह का कोई टॉट कमिट ना करे। Thus, whenever a court feels that the act of the defendant was severely gross, it awards punitive damages against the plaintiff, against him to the plaintiff. ग्रॉस घिनौना कह सकते हैं ग्रॉस को हिंदी में, अगर एकदम ज़मीनी भाषा में बात करें तो। मतलब अगर इसको वैसे लिखना हो तो ऑब्जेक्शनेबल बोल सकते हैं, या ऑफेंसिव। एक्सट्रीमली ऑब्जेक्शनेबल और ऑफेंसिव है यहाँ पे मतलब ग्रॉस का, बहुत ज़्यादा ग्रॉस एक्ट है, तो उस केस में प्यूनिटिव डैमेजेस अवॉर्ड कर सकता है कोर्ट प्लेंटिफ को। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इलस्ट्रेशन, यहाँ पे कंपनी एडवर्टाइज करती है अपनी एक पिल को, जो कि हर्बल पिल है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी है, और वो ऐसा क्लेम करती है कंपनी कि इससे आप नेचुरली वेट लॉस कर सकते हैं। कंपनी एडवर्टाइजेज इट्स पिल will help in quick weight loss and is made up of natural ingredients. As a result, the plaintiff purchases it. तो उनने जो एडवर्टाइजमेंट दिया था जो कंपनी ने, उसके बेसिस पर प्लेंटिफ ने परचेज कर ली वो, उन्हें वेट लॉस करना होगा क्विकली, तो उनके जो एडवर्टाइजमेंट में जो उनने क्लेम्स करी है उनके बेसिस पर परचेज कर ली उनने वो मेडिसिन या पिल जो भी थी। बट जो पिल थी उसमें हार्मफुल केमिकल्स मिले हुए थे, जिनकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। द पिल कंटेनिंग सर्टन केमिकल्स इट मेक्स द प्लेंटिफ सीवियरली इल। तो इसको एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, कि जो कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दिया था वेट लॉस वाला चीज़, वो चीज़ तो नहीं थी, बट उसके अगेंस्ट ये चीज़ भी थी कि वो पिल में ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस, ऐसे हार्मफुल केमिकल्स बने हुए थे, ऐसे हार्मफुल केमिकल्स मिले हुए थे, जिनकी वजह से प्लेंटिफ की तबीयत खराब हो गई। तो यहाँ पे डिफेंडेंट कैसे लाइबल होगा या कितना डैमेजेस यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट नॉट ओनली अलाउ कॉम्पनसेटरी डैमेजेस टू द प्लेंटिफ बिकॉज ऑफ कंपनीज फॉल्स क्लेम, इट विल ऑल्सो अवॉर्ड प्यूनिटिव डैमेजेस। यहाँ पे सिर्फ कॉम्पनसेटरी डैमेजेस नहीं, यहाँ पे जैसे मेडिकल बिल्स हो गए या और कुछ एक्सपेंसेस हो गए जो कि प्लेंटिफ को इनकर करने पड़े थे, जो उससे लॉस हुआ था हेल्थ का उसकी वजह से। सिर्फ यही डैमेजेस नहीं, बल्कि उस कंपनी को भी डेटर करना है कि आगे से ऐसा कोई फॉल्स स्टेटमेंट पास ना करे, ऐसा कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना दे जिसकी वजह से दूसरे कस्टमर्स को भी लॉस हो। तो ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कंपनी को, ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कंपनी को प्यूनिटिव डैमेजेस देने पड़ेंगे प्लेंटिफ को, ताकि उनको डेटर किया जाए कि वो आगे से ऐसी कोई हरकत ना करे, और डेटर किया जाए दूसरी कंपनीज को भी कि वो भी इस तरह का कोई काम ना करें। ये उन तरह के डैमेजेस का एग्जाम्पल है। रिमोटनेस ऑफ डैमेज, ये एक इसका सब पार्ट है टॉपिक का, रिमोटनेस ऑफ डैमेज। तो जनरल रूल जो होता है वो ये होता है कि डैमेज जो सफ़र किया है प्लेंटिफ ने शुड बी अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफेंडेंट्स एक्ट। अगर वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है डिफेंडेंट के एक्ट का, तो फिर प्लेंटिफ ने कौन सा लॉस सफ़र किया या कौन सा लीगल राइट उनका वायलेट हुआ है। ये होता है एज अ जनरल रूल कि डैमेज सफर्ड बाय द प्लेंटिफ, जो प्लेंटिफ ने डैमेज सफ़र किया है वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए डिफेंडेंट के एक्ट का। अगर वो डिफेंडेंट के एक्ट का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है
तो उसका मतलब है डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा फिर, अकॉर्डिंग टू दिस जनरल रूल। बट रिमोटनेस ऑफ डैमेज एक थोड़ा सा अलग चीज़ बोलती है। रिमोटनेस का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजनेस, ये जो एक्ट जो है वो कितना क्लोज है, उसने एक्ट जो है उस वो कितना क्लोज है सामने वाले की लाइबिलिटी को इनकर करने के लिए, सामने वाले को कितना नुकसान पहुंचाया है वो देखने के लिए। मेरे एक्ट की वजह से मेरा एक्ट जो था वो कितना क्लोज है, वो कितना रिमोट है, जिसकी वजह से सामने वाले का लीगल राइट वायलेट हुआ है, ये हमने देखा इसमें रिमोटनेस ऑफ डैमेज। ये एक पर्टिकुलर एक्शन है जिसकी वजह से मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस। एक टॉर्ट है, एक लीगल ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, उसकी वजह से मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं एक डिफेंडेंट को, एक प्लेंटिफ को। बट उन सभी को अ पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस, बट सभी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना ठीक नहीं होगा। इसीलिए रिमोटनेस ऑफ डैमेज वाला कंसेप्ट जो था वो डेवलप हुआ एक जुडिशियल सिस्टम में, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के थ्रू ये चीज़ डेवलप हुई है, वो हम आगे देखेंगे कैसे हुई है, बट ये उसके थ्रू डेवलप हुआ ये चीज़, रिमोटनेस ऑफ डैमेज। तो ये चीज़ हमने देखी है, रिमोटनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्टिंग फ्रॉम पर्सन्स एक्ट हैज़ बीन एन इशू इन डिबेट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स ओवर द ईयर्स। तो ये चीज़ लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बहुत टाइम से डिबेट में पहले थी ही, और इससे बेस भी जुडिशियल प्रिंसिपल्स डेराइव हुए हैं जो कि कोर्ट ने किए हैं। अब इसके आगे वाली स्लाइड में देखते हैं क्या बोलना चाहता है। Various tests have been developed over time to determine what consequences of an act can a person be held liable for when there is no cause and effect relationship between the defendant's act and the injury caused to the plaintiff। अब यहाँ पर डिफेंडेंट ने जो भी एक्ट किया है और उसका क्लोजनेस कितनी है, उसकी रिमोटनेस कितनी है प्लेंटिफ को जो लॉस हुआ है उससे, ये चीज़ अपने को यहाँ पर डिटरमाइन करनी है। ये चीज़ वो टेस्ट बोल रहा है, ये रीजनेबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको। इसको इसी को बोलते हैं रिमोटनेस का टेस्ट, कि जो एक्शंस जो हैं, मेरे एक्शंस जो है उनका क्लोजनेस कितना है सामने वाले को हार्म हो रहा है उससे। ये होता है रिमोटनेस ऑफ डैमेज, रिमोटनेस ऑफ डैमेज का कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, री पोलामिस केस जो है, इसमें ये हुआ था कि एम्प्लॉयज़ जो थे डिफेंडेंट कंपनी के, वो कार्गो लोड कर रहे थे शिप के कंपार्टमेंट में। एम्प्लॉयज़ थे डिफेंडेंट कंपनी के, वो कार्गो को लिफ्ट कर रहे थे कंपार्टमेंट में शिप के। वहाँ पे नेग्लिजेंटली उन्होंने एक लार्ज प्लैंक ऑफ वुड, एक लार्ज तख्ता था, एक बड़ा पीस ऑफ वुड था, वो उन्होंने एक्सीडेंटली नेग्लिजेंटली ड्रॉप कर दिया। और ड्रॉप करने की वजह से वहाँ पे जिस चीज़ से वो रब किया, जिस चीज़ से वो रब हुआ, जो प्लैंक था, जो वुडन प्लैंक था, उसकी वजह से एक स्पार्क जनरेट हो गई, और स्पार्क जनरेट होने की वजह से वहाँ पर आग लग गई। As it fell, the wood knocked against something else, which created a spark which resulted in ignited the surrounding petrol fumes, ultimately resulting in substantial destruction of the ship। क्योंकि शिप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वुडन मटेरियल से बनी हुई होती है उस समय की। ये काफ़ी पुराना केस है, तो उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो वुड से बनी हुई होती है काफ़ी चीज़ें उस समय जो शिप की थी, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, एक सब्सटेंशियल डैमेज हो गया शिप को उसकी वजह से, क्योंकि स्पार्क जनरेट हो गया। स्पार्क जनरेट होने की वजह से आग लग गई, और आग लगने की वजह से शिप में नुकसान हो गया। अब इस केस में इशू क्या था वो देखते हैं हम, इश्यूज फॉर कंसिडरेशन। यहाँ पे डिफेंडेंट को हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं उन आउटकम्स के लिए जो उन्होंने फोर्सी भी नहीं किए थे। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ लॉ। यहाँ पर जो एजेंट जो काम कर रहे थे, जो प्लैंक्स को इधर से उधर कर रहे थे,
क्या वो फोर्सी कर सकते थे उस चीज को कि हमारे इस एक्ट की वजह से ऐसा हो सकता है? प्रेडिक्शन, फोर्सी का मतलब यहाँ पे प्रेडिक्शन। यहाँ पे जो एजेंट्स थे, क्या वो फोर्सी कर सकते थे, क्या वो प्रेडिक्ट कर सकते थे कि हम लोडिंग अनलोडिंग जो कर रहे हैं कार्गो का, जो वुडन प्लैंक्स इधर से उधर कर रहे हैं, उसमें ऐसा कोई एक्ट हो सकता है जिससे आग लग सकती है और इतना नुकसान हो सकता है? तो ये चीज, ये थी इशू फॉर कंसिडरेशन। अब देखते हैं कोर्ट ने इसमें क्या बोला, जजमेंट। तो कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो रूल था वो अडॉप्ट किया। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये समझ लो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज नो फॉल्ट लाइबिलिटी। फॉल्ट अपनी तरफ से नहीं हुआ है, अपनी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं है, बट फिर भी अपने को लाइबल होल्ड किया जा रहा है जस्ट बिकॉज हम बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ के साथ काम कर रहे थे। जो चीज़ थी वो रिस्की थी, और अगर वो एस्केप कर जाती है तो दूसरे को नुकसान हो सकता है। ये है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल अभी के लिए। इसको बाकी बाद में हम लेंथ में पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल लगाया, or approach to the causation and excessing liability subsequently held that defendant was liable। तो यहाँ पे डिफेंडेंट को कोर्ट ने लाइबल ठहराया। इस जजमेंट को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है, वो हम आगे के जजमेंट्स में देखेंगे, क्योंकि इसमें फोर्सिएबिलिटी जैसी चीज़ थी ही नहीं। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था एजेंट्स के लिए फोर्सी करना या प्रेडिक्ट करना कि उनके अनलोडिंग या लोडिंग करने के एक्ट की वजह से एक स्पार्क जनरेट हो सकता है और आग लग सकती है और इतना ज़्यादा डैमेज हो सकता है किसी शिप को। बट कोर्ट ने होल्ड किया कि डिफेंडेंट वाज लायबल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस दैट हैड रिजल्टेड फ्रॉम देयर नेग्लिजेंट एक्शंस। यहाँ पे हम इसमें जो केस है, इसके आगे वाले जो केसेस हैं उसमें देखेंगे कि रिमोटनेस और डैमेज को किस तरह से कोर्ट ने और ज़्यादा डेवलप किया है और इस जजमेंट को कितना क्रिटिसिज्म मिला है। मेनली इस जजमेंट में जो प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल को कितना क्रिटिसाइज किया है, वो हम आगे वाले जजमेंट्स में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स अ लॉट।